हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। फ्रेंड्स, अभी आपका बीएसएससी सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ज्ञान बिंदु का, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में हम सारी बातें करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। तो सतपुरा श्रेणी का निर्माण जो है सभी लोग जानते हैं कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान के मिलने से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। सतपुरा श्रेणी का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है। और सतपुरा श्रेणी की अगर हम बात करें तो यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। और यह पर्वत श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन? तो सतपुरा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुकों को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय देखिए, अंगुत्तर निकाय में जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा भिक्षुकों को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन तो मिलता है। और इसमें सूत पिटक की अगर हम बात करें, सूत पिटक सब नाम आप लोग सुने होंगे। सूत पिटक जो है इसमें क्या है कि सूत पिटक शाब्दिक अर्थ होता है धर्म उपदेश, और सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है। और ये जो पिटक है 5 निकायों में विभक्त किया गया है। जो पिटक है ये 5 निकाय में विभक्त किया गया है। एक तो किया गया है दीर्घ निकाय, दूसरा मंझिम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और पांचवा खुदनक निकाय। जिसमें कि ये अंगुत्तर निकाय की हम लोग बात करेंगे। ये अंगुत्तर निकाय जो है इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा भिक्षुकों को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। और इसमें जो है इसे छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख। चलिए दीर्घ निकाय की अगर हम बात करें तो इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेश, मृत्यु, ये सभी चीज़ का दीर्घ निकाय में वर्णन मिलता है। संयुक्त निकाय की बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त निकाय में क्या है कि गद्य एवं पद दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। और इसमें मंझिम प्रतिपदा एवं अष्टांगी मार्ग का उल्लेख मिलता है। किसमें? अष्टांगी मार्ग का उल्लेख मिलता है आपका संयुक्त निकाय में। नेक्स्ट है मंझिम निकाय। मंझिम निकाय को देखिए तो मंझिम निकाय में क्या है कि मंझिम निकाय कहता है कि इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 14 दिसंबर 2021 को इंटरनेट आधारित अनुसंधान और सर्वे से जुड़ी कंपनी यू गवर्नमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड 2021 की सूची के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो सही नहीं है, आपसे ये पूछा गया है प्रश्न की सही नहीं है, सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्तियों की सूची में ओवरऑल में पहले स्थान पे थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, लेकिन आपको गलत ढूंढना है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8वें स्थान पे थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस सूची में 9वें स्थान पे थे। आपका ऑप्शन सी, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस सूची में 9वें स्थान पे थे। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, क्योंकि दिसंबर 2021 में जो है वो लंदन स्थित इंटरनेट आधारित अनुसंधान और सर्वे से जुड़ी कंपनी यू गोव लिखा हुआ है, यू गवर्नमेंट हो सकता है यहाँ पे, ने वर्ष 2021 के सबसे लोकप्रिय लोगों की सूची जारी की। ठीक है, और इस कंपनी द्वारा जारी सूची में 20 पुरुष और 20 महिला को शामिल किया गया। इसमें 20 पुरुष थे और 20 महिला को शामिल किया गया था। इसका शीर्षक था वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड 2021। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बराक ओबामा हैं उनको विश्व के सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्ति की सूची में ओवरऑल में पहले स्थान पे थे। ठीक है, और इस सूची में एलन मास्क 6ठे स्थान पे थे, लियोनेल मेसी 7वें स्थान पे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पे थे, और रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है वो 9वें स्थान पे थे। तो ना कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 9वें स्थान पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, और जैक मा जो थे वो 10वें स्थान पे। जैक मा कौन थे? 10वें स्थान पे थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को इस तरीके का जो है आपका संविधान का प्रस्तावना है, उसमें कह रहा है कि कौन सा भाग संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, दृष्ट संकल्प होकर इस संविधान सभा का ये सभी हो जाएगा आपका विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? रामपुरवा अभिलेख जो है ये स्तंभ लेख ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में स्थित है और बिहार के चंपारण में है। चंपारण में इसका जो खोज है 1872 ईस्वी में कलाइकल ने किया था। किसने? कलाइकल ने किया था। वहीं अगर हम बात करें कौशाम्बी अभिलेख का तो ये इलाहाबाद स्तंभ लेख है। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो था वो पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। और अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया था। ठीक है, और एक और था आपका लौरिया नंदगढ़। 7 गो स्तंभ लेख था जिसमें कि एक लौरिया नंदगढ़ भी था जो भी चंपारण में है और इस पे जो है वो मोर का चित्र बना हुआ है। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में है और इस पे मोर का चित्र बना हुआ है। 6ठा नंबर देखिए, 27 मार्च 2022 को 94 ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कथन जो है आपका इसमें से क्या करना है? इस कथन में से सही को चुनना है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जो 94वां जो ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गया उसमें फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल स्मिथ को प्रदान किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया। दैट मीन्स कि आपका आंसर जो है वो उपयुक्त में से सभी करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर देखिए, भागीरथी और अलकनंदा में भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में जाके देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, देवप्रयाग। अगर हम गंगा नदी की अफवाह तंत्र की बात करें तो संतोपथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है ना। और अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार नदी जो बाएं तट से कर्णप्रयाग में और मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में जो है रुद्रप्रयाग में इसके आकार में मिलती है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं। वहीं बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि विष्णु प्रयाग के बारे में देख लीजिए। विष्णु प्रयाग जो है ये स्थान आपका धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहलाता है। विष्णु प्रयाग किसको कहते हैं? धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को कहते हैं। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग जो कहलाता है वो पिंडार और अलकनंदा के मिलने से बनता है कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग है और भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 8 नंबर देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 2.86%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला दिया है कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 3 में है संसद नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा एवं नाम परिवर्तन कर सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 4 में जो दिया है कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा ही नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, ये सही नहीं है।
अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 का, अनुच्छेद अगर हम 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 के 2 में ये दिया गया है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका आंसर जो है वो गलत दिया है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसका थीम क्या है कि नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनने वाले कानून बनाएं, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि समाज में निष्पक्षता लाने, विधिवत्ता को अपनाने तथा प्रतिभा एवं कौशल के महत्व को देना। और 1 दिसंबर 2013 को यूएन एड्स द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई और पहली बार 1 मार्च 2014 को जो है एड्स दिवस मनाया गया था, 1 दिसंबर को, है ना। अगला देखिए 11 नंबर, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के कार्यकाल की बात करें तो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक था और यह जो है भीतरी स्तंभलेख के अनुसार प्रथम हुन आक्रमण की इसी के समय हुआ था। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था और जूनागढ़ अभिलेख में हुनों का प्लेक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, मिलेक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलेक्ष कहा जाता है। मिलेक्ष कहा जाता है। और तोरमान और मिहिर कुल प्रसिद्ध हुन शासक हुए। कौन? तोरमान और मिहिर कुल के प्रसिद्ध हुन शासक हुए थे। मिहिर कुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला 12 नंबर देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांगर कहलाता है। गंगा के मैदान की कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहते हैं और ये जो है उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन नंबर, इसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं बांगर को। 13 नंबर देखिए, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था और इस प्रस्ताव का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री थे। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ विधान परिषद की सदस्य की संख्या दिया हुआ है, इसे आपको मिलान करना है। तो तेलंगाना राज्य में विधान परिषद सदस्य की संख्या जो है वो 40 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक राज्य में 75 है और उत्तर प्रदेश में 99 है। ये आपका सुमेलित जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में दिया गया है, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है तिरुपति में। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र तिरुपति में हुआ है। इसका शुभारंभ होता है 16 सितंबर 2022 को। इसकी जो शुरुआत किए थे वो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर किए थे। राजीव चंद्रशेखर जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत किए थे और संयंत्र स्थापित तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था। स्थापना जो है वो मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया। मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसमें 165 करोड़ रुपया का जो है वो लागत राशि है और ये जो है वो 10 एम्पेयर प्रति घंटा की क्षमता वाली 20,000 सेल का उत्पादन करने का शक्ति रखता है। ठीक है, अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र की बैठक हुई थी। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में होता है बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा।
18 देखिए, वृद्ध कथा मंचरी के रचनाकार कौन थे? तो वृद्ध कथा मंचरी के रचनाकार क्षेमेंद्र थे। कौन? क्षेमेंद्र। अगर हम बात कर रहे हैं कथा सरिता सागर का, तो वो सोमदेव थे। नीतिसार के कामदंक थे। मृच्छकटिकम के शूद्रक थे। अर्थशास्त्र के कौटिल्य थे, और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त। रामचरित्र के संध्याकर नंदी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई। ये सभी जो है आपका रचना इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 18 नंबर देखिए, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में से कौन से कर्नाटक में नहीं है? तो कॉफी उत्पादन क्षेत्र में से जो कर्नाटक का जगह नहीं है वो है आपका चिकमंगलूर है, कुर्ग भी है, बाबा बुदनगिरी भी है, पुलनेज नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु जो है वो कितना होना चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, और 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, गहरी एवं भुरभुरी दोमट या लावा निर्मित मिट्टी या फिर ढलान युक्त भूमि की आवश्यकता होती है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। और कॉफ़ी का प्रवर्धन कहवा के बीजों के द्वारा होता है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत जो है वो बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुआ था, और वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सभी में प्रमुख रूप से किया जा रहा है। भारत में कहवा की 2 किस्में हैं, एक अरेबिका है, दूसरा रोबस्टा है। ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। अच्छा, कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। 19 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए, अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के पास होती है इसकी शक्ति। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। और संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, और इसका प्रभाव संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। लेकिन राष्ट्रपति राज्य के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति यह शक्ति नहीं तब ये शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में लेजिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। जुलाई 2022 में इंग्लैंड में स्थित है लीजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जिसका नाम एक भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, जो क्रिकेटर है सुनील गावस्कर। इनके नाम पर जो है इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, और यह पहली बार है जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। और इससे पहले कैटंकी यानी कि यूएसए और तंजानिया के जांजीबार में भी सुनील गावस्कर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जा चुका है। वहीं गावस्कर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सनी डेज में लिखी है। 21 नंबर देखिए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं तो उसे हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अब देखिए, सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में जो है वो सियाचिन स्थित है। और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख देखिए, मरखा घाटी का नाम सुनते होंगे, ये लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है मरखा घाटी, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु ये मार्ग उपलब्ध कराती है। वहीं कश्मीर घाटी जो है ये महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रा और जम्मू से जुड़ी हुई इस रचना में समभिनीति होती है। क्या होती है? समभिनीति होती है। सुरु घाटी की अगर हम बात करें, सुरु घाटी तो ये जो है इसका कारीगल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। गलवान घाटी यह नदी द्वारा निर्मित घाटी है जो कि लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण यानी LAC के समीप अवस्थित है ना। फिर ये तो आप जम्मू कश्मीर का देखें, उत्तराखंड में भी घाटी है। उत्तराखंड में दून घाटी है, उसके बाद जोहर घाटी है, धर्मा घाटी है, सोर घाटी है, नेलांग घाटी है। ये सभी घाटी आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में किया करता था। कहाँ पे? प्रयाग में। देखिए, कुंभ के मेले का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। कुंभ का जो मेला लगता है वो प्रारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने ही किया था। और चीनी यात्री हेनसोंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रेय दिया और यह पूर्णतः बौद्ध बन गया। और हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था।
वहीं हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग जो है वो स्थल मार्ग से भारत आया था और अपने ग्रंथ सीयू की के नाम से लिखा, और हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान का शाक्यमुनि भी हेनसोंग को कहा जाता है। हेनसोंग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था, शिलादित्य से। 24 देखिए, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। विस्तद्वाब नहर सतलुज नदी, एडन नहर दामोदर नदी, त्रिवेणी नहर सोन नदी, कावेरी डेल्टा नहर भवानी नदी। अब आपको देख रहे हैं इसमें सही मिलान नहीं है, ये देखना है। तो कावेरी डेल्टा नदी भवानी नदी सम्मिलित नहीं है, कावेरी डेल्टा नदी भवानी नदी सम्मिलित नहीं है। कावेरी डेल्टा जो है ये आपका कोल्लम नदी, कावेरी की सहायक नदी है, और कोल्लम नदी पे कहाँ पे कोल्लम हो जाएगा इसका, तो ये आपका गलत है भवानी। आगे देखते हैं। अच्छा, भवानी क्या है, तो निचली भवानी नहर भवानी नदी पर है ना, निचली भवानी नहर। अब है 25 नंबर। 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधायक 2021 पारित किया गया, और यह विधायक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर से, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 जो है ये 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधायक 2021 पारित किया गया, और लोकसभा द्वारा यह विधायक 6 अगस्त 2021 को पारित किया जा चुका था। 6 अगस्त को लोकसभा द्वारा, 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा। 26 देखिए, अनुच्छेद 368 संबंधित है। अनुच्छेद 368 संबंधित है, इसमें ऑप्शन आपको देखिए, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार, ये आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। नहीं, आपका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 368 का संबंध है संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया, और आपात स्थिति संबंधित अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे इसका दुरुपयोग न हो, और इसके द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कि कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है। अब है 28 नंबर, बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? तो किसान आंदोलन का जो बिहार का प्रमुख कारण था वो कारण था आपका कि जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखल बकासत और जमीन की वापसी, यही इसका मेन कारण था। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कार्य जमींदारी उन्मूलन था, गैर कानूनी वसूली था, काश्तकारों की बेदखली था, बकासत जमीन की वापसी थी। आपको याद होगा कि 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन कारानंद शर्मा ने मुंगेर के बहड़िया ताल में बकासत भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाया था, और वहीं पे यदुनंदन शर्मा ने गया में आंदोलन चलाया था। फिर बारदोली सत्याग्रह 1928 में, उससे पहले बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है, और सूरत का बारदोली तालुका में हुई। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसका प्रमुख कारण लगान में बढ़ोतरी था, है ना। तो ये लगान में बढ़ोतरी अगर पूछे, नहीं बेदखली लिखा है, लगान में अगर बढ़ोतरी पूछे तो वो कौन सा आंदोलन था जो 1928 में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, है ना। 1921 में एक हुआ था मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ था, मोपला विद्रोह का, जो मालाबार में हुआ था, और इसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था, और इस विद्रोह का प्रमुख कारण था अधिक लगान की बेदखली। दैट मीन्स ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। 29 देखिए, गांगिया, बोलबै, सामा चकेवा, झिझिया, कर्मा आदि निम्न में से किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो गांगिया, बोलबै, सामा चकेवा, झिंझिया, कर्मा, ये सभी लोक नृत्य आपका बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से है।
अब बिहार से देख लिए तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, इसे भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का आपका जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा चारकुला, नौटंकी, चौलर, सायरा, रासलीला, ये सभी आपका उत्तर प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य, पांडुआ गिद्धा, लुडुडी नाटी, झामाकारा, घुरई, छाम, बुशा, ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश का है। और झारखंड का है संथाली, झूमर, पाइका, छऊ, भेजा, सरहुल, फगुआ, जदुरख, जात्रा झांसी, पवांडिया, झिझिया, खोलडीन, ये सभी आपका झारखंड का है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 30 नंबर देखिए, अगस्त 2022 में देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? मुंबई में। 18 अगस्त 2022 को ये शुरू होता है और यह मुंबई महाराष्ट्र में, जिसका नाम है स्विच EIB। क्या नाम है इसका? स्विच EIB इसका नाम है। स्विच EIB 22 ये इसका नाम है। और ये जो है 250 किलोमीटर दूरी तय करेगा एक बार चार्ज होने बाद। और इसके द्वारा जो है वो केंद्रीय डाक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और निर्माता कंपनी की अगर हम बात करें तो स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे देखिए 31 नंबर, अबुझ माड़िया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो अबुझ माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ राज्य की। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की जनजाति को देखें तो गद्दी, गुज्जर, भेटिया, बेदा, ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश का है। गोवा की जनजाति है वेलिप, गाबड़ा, सिद्दी, घोड़िया, वर्ली, ये सब गोवा का है। और महाराष्ट्र में है कोली, भील, डुंगरी, गरसिया, वर्ली, पोमला, ये सभी महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है। 32 देखिए, निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश वर्ष जो होता है वो मुक्त आकाश में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो पारसेक है, सबसे बड़ी। अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। एक तरफ इमारत है, दूसरी तरफ शासक का नाम दिया हुआ है, इसे आपको मिलाना है। देखिए, खास महल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो खास महल का निर्माण की अगर हम बात करें तो ये लाल किला के अंदर है दिल्ली में, और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो खास महल ऑप्शन नंबर ए का ए बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, एक मिनट, खास महल की अगर हम बात करें ना, एक मिनट, देखिए खास महल जो है ये नूरजहां का हो जाएगा। और एदमतुल्ला का मकबरा ये हो जाएगा आपका अकबर का। मच्छी भवन की अगर हम बात करें तो ये हुमायूं का। और फतेहाबाद की मस्जिद ये शाहजहां हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे आप एक दिन पनाह भवन के बारे में याद रखिएगा, हुमायूं का था। और नूरजहां का आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो नूरजहां का एक जहांगीर का मकबरा जो है ये भी फेमस है, जहांगीर का मकबरा। 34 नंबर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवाती तूफान आता है पूर्वी भाग में, उसका नाम है इसमें से कालबैसाखी, नार्वेस्टर, आम्रवैछार, सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 35 नंबर, सचिवालय प्रमुख होता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख होता है। और सचिवालय जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। तो आपको क्रम में दे दिया जाए तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे आएगा। ठीक है। 36 देखिए, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि PM श्री योजना के तहत इसका किस देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
14,500। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के बारे में जान लीजिए। इसकी शुरुआत होती है 5 सितंबर 2022 को। घोषणा इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और खोज उन्मुख एवं ज्ञान प्राप्ति केंद्रित शिक्षण पर जो है इस पे जोर दिया गया है। योजना के तहत जो है पूरे देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष फोकस किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। सब दिया हुआ है इसमें मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपको क्या करना है, अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम करना है। दैट मीन्स कि सभी में जो पहले आएगा उसको आपको क्रमवाइज व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य आएगा। तो ऑप्शन 3 वाला तो ऑप्शन ये है और ये है। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य के बाद आपका कौन आएगा, तो इसमें आएगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश 4। ये भी इसमें भी है और इसमें भी है, इससे भी आप नहीं छांट सकते हैं। फिर चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद आपका आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 38 नंबर। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है। तो दीवान ए कोही का संबंध की बात करें तो सल्तनत कालीन का प्रमुख विभाग था ये दीवान ए कोही, और इसका संबंध कृषि विभाग से है। कृषि विभाग से इसका संबंध है। वहीं दास विभाग की बात करें तो दीवान ए बंदरगान कहा जाता है। इस दीवान ए बंदरगाह का संबंध दास विभाग से है। ठीक है, शाही सचिवालय का संबंध जो हो जाएगा दीवान ए इंसा या फिर दीवान ए अशरफ कहें इसे। और सैन्य विभाग का हो जाएगा दीवान ए अर्ज, जो बलबन के द्वारा स्थापित हुआ था, दीवान ए अर्ज। 39 देखिए, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते थे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट किनका था, ये स्टेटमेंट था वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थककर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ठीक है, और पटेल को सरदार की उपाधि याद होगा कि बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था और इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है। यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर निबंध पुस्तक है। इसकी तिथि लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिक का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। तो इस सभी में आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो एक तो आपका एक सही है और दूसरा आपका 2 सही है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के बारे में सच है कि यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर निबंध पुस्तक है और इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। और अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है और अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की तुलना में मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। 41 देखिए, वो पहला बैंक कौन सा था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था। तो भारतीयों के द्वारा जो विश्व बैंक का पहला बार प्रबंधन किया गया था वो अवध बैंक था। अवध बैंक पहला बैंक था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था। और अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में फैजाबाद में किया गया था और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया जो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रतिबंधित था। आगे देखिए 42 नंबर। भारत राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान सेकेंड है, द्वितीय स्थान पे है। जूट एक आधा खरीफ फसल है। कैसी फसल है, खरीफ फसल है। और जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो मिजोरम राज्य से लोकसभा के एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। कहाँ से, मिजोरम राज्य से। मिजोरम से एक किया जाता है, नागालैंड से भी एक, सिक्किम से भी एक, त्रिपुरा,
उसके बाद गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ से सब 2 जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश से 4, उत्तराखंड से 5। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो पार्श्वनाथ जो थे इनका प्रतीक चिन्ह था सर्पकन। पार्श्वनाथ कैमे तीर्थकर थे, बता सकते हैं कमेंट करके, कोई लोग जरूर बताइएगा। पार्श्वनाथ, चलिए हम बता देते हैं, पार्श्वनाथ जो कैमे तीर्थकर थे, बता दें आप लोग, बताइएगा, बता दीजिएगा। महावीर से लेकिन ये पहले थे, ठीक है। अगला देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH गुजरात के हजारी को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है? तो NH53 जो है ये गुजरात के हजीरा को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है, ठीक है। NH5 जो है ये फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला समीप इंडो तिब्बत सीमा तक है, और NH7 जो है ये पंजाब में एक जगह है फजील्का से माना यानी उत्तराखंड तक है, और NH44 की बात करें तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। आगे देखिए 46 नंबर, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज प्रथम ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 देखिए, निम्न में से कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका जनसंख्या वृद्धि। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सीमित प्रकृति संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। कैसा कुशलतम उपयोग किया जाता है? और भारत का आर्थिक नियोजन के निर्धारित उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण करना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। तो जनसंख्या वृद्धि संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद है। अब देखिए ये आर्टिकल से प्रश्न है, 243 परिभाषा से संबंधित है। 243 आपका जो है वो परिभाषा से संबंधित है। 243 की ए की बात करें तो ये ग्राम सभा से संबंधित है, 243 का ए। 243 का बी आपका पंचायत संगठन से संबंधित है, और 243 का सी है पंचायतों की संरचना से। तो आपसे पूछा गया है कि ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एरोपोटिक संबंधित है। एरोपोटिक संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए एरोपोटिक जो होता है ना वो हवा में पौधों का उगना एरोपोटिक से संबंधित है, हवा में पौधों का उगना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एरो, देखो एरो मतलब एयर मतलब हवा, ठीक है, तो एरोपोटिक्स हो गया। अगर हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, तो जल में पौधे का उगना हाइड्रोपोनिक्स होता है। अच्छा, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, फ्लावर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है सब्जियों का उत्पादन। सब्जियों का उत्पादन की अगर हम बात करें तो सब्जियों का उत्पादन क्या हो जाएगा? बागवानी के लिए तो हॉर्टिकल्चर हो जाता है, सब्जी के उत्पादन के लिए क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। देखिए कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था, और कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 था। उसके बाद फिर ये 1805 में आता है ना। और तृतीय आंग्ल मंसूरी 1790 से 92 में होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये समाप्त होता है 1792 में। विलियम बेंटिंग की बात करें तो सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा का अंत, उसके बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव, कोल विद्रोह, ये सभी जो है विलियम बेंटिंग के समय की बात है। और हार्डिंग की प्रथम की अगर हम बात करें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की संधि, खोड़ जनजाति के बीच प्रचलित नरवली प्रथा पर रोक, ये सभी आपका हार्डिंग प्रथम के समय है। और मेयो की बात करें तो आपको याद होगा कि प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में ही होता है। 51 नंबर देखिए, नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, दर्द किस अम्ल के श्राप से होता है? अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
मेथनोइक अम्ल। नेटल एक शाकीय पादप है। कैसा है? शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है और इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं। अगर इन बालों में मेथनोइक अम्ल नहीं होता तो हमें दर्द नहीं करता, लेकिन उसमें क्या होता है कि इन बालों में मेथनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और जब इसे छुए लेंगे तो उसको डंक जैसा पेन करता है। ठीक है, वही मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं। अगला देखिए 52 नंबर, पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं, इसके अध्ययन के लिए जो है वो क्या होता है? तो इसमें जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, परागकोश बोलते हैं उसको, परागकोश होता है। 53 नंबर देखिए, पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाकर बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह क्या बताती है? मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, और इसमें जो है पानी भरा हुआ है और इसके नीचे पेपर एक का शीट रखा हुआ है। जब इस पेपर को आप खींचेंगे तो पानी छलकेगा या नहीं छलकेगा? इसे आप बिना छलके हुए भी खींच सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो है कहता है जरूरत के नियम का। पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर के शीट को बिना छलकाए अगर आसानी से हम खींच पाते हैं तो ये घटना जो है वो जरूरत के नियम को बताता है। जरूरत के नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है, जिसको हम लोग जरूरत का नियम कहते हैं, इसके अनुसार कहा गया है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहती है या रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, और जड़त्व वस्तु के द्रव्यांश से संबंधित होता है। यह गुण वस्तु पर लगने वाले बल का प्रतिरोध करती है। और जड़त्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, विराम, गति और दिशा। ये 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं, याद रखिएगा। 54 नंबर देखिए, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए हनी वी होता है, हनी वी, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या करता है? बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। और मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी लगभग 100 नर मक्खियों का ड्रोन्स तथा हजारों छोटी श्रमिक मक्खियाँ का काम करती है ये, ठीक है। और इसके छत्ते में हमें शहद तथा मोम प्राप्त होता है। 55 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, वायरलेस के प्रयोग के लिए, फसल सिंचाई के लिए। कथन कौन सा सही है? तो देखिए, कठोर जल जो है, कठोर जल का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। किस किस चीज़ के लिए? तो इसमें से किसी चीज़ के लिए नहीं। चारों ऑप्शन जो है वो आपका सही है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। और कठोर जल की सिंचाई हेतु उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि ये फसल के जाइलम के अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसल कुठित हो जाती है। तो पहला नंबर आप फसल की सिंचाई के लिए नहीं ही करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और विक्रम शमक बनाने तथा पीने की पानी में रोगनाशक की तरह होता है, तो ये हम पीने के लिए भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। तीसरा देख लीजिए, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक प्रेशर पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। तो इस सब के कारण जो आपका इसमें से किसी का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। 56 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपका दिया हुआ है एक सूची, दूसरी तरफ सूची दिया हुआ है, इसमें आपको मिलाना है। तो चलिए इसे मिलाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ये अवयव दिया हुआ, एक तरफ उत्पाद दिया है, ये अवयव दिया है, इसमें उत्पादन दिया हुआ है, उत्पादन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ से उत्पादित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। एंजाइम की बात करें दोस्तों तो पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। हार्मोन जो होता है वो प्रोस्ट्रोजोन और प्रोटीन कैरोटीन। ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। 57 नंबर देखिए, निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। निम्न तापी इंजन प्रयोग में देखिए, द्रव क्लोरीन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। उसके बाद तीसरा है द्रव फ्लोरीन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। तो कह रहा है कि निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। तो निम्न तापी इंजन जो है उपयोग में लाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में होता है
और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में होता है। द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 58 नंबर देखिए, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी। तो देखिए, अगर हम पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि सुस्त हो जाएगी, वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। जैसे कि आपको बता दें कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है तो वस्तु की गति आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति कहलाती है। उसके बाद एक कंपन या दोलन पूरा करने में लगा समय ही आवर्त काल कहलाता है। और आवर्त काल आवृत्ति बराबर होता है 1 / आवर्त काल। ये इसका 1/2 टी हम लोग बोलते हैं। टी आवर्त काल को हम लोग टी से डोनेट करते हैं, टी। और सरल लोलक का आवर्त काल फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2π√1/g इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर या सुरंग के अंदर जाने पर आवर्त काल बढ़ जाएगा, जी घटेगा लेकिन आवर्त काल बढ़ेगा, याद रखिएगा। 59 देखिए, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है। तो जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है उसे पायरोमीटर कहते हैं, पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर हम बात करें इसमें से प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की सहायता से -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। और सबसे न्यूनतम तापमान हीलियम गैस तापमापी द्वारा मापा जाता है, न्यूनतम। और पायरोमीटर से हम लोग पायरोमीटर स्टीफंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, पायरोमीटर स्टीफंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। 60 देखिए, गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, काइनेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 61 नंबर क्या है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या होती है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या 2 होती है। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C3H8O3 और इसमें जो होता है अल्कोहलिक समूह की संख्या वो 2 होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ये जो होता है वो बालक्षय यानी कि मरामस रोग जिसको बोलते हैं, मरामस रोग यानी बालक्षय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए संचार की एक तकनीक है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वेबकैम। वेबकैम इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डिवाइस होना अनिवार्य है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे डिवाइस से। अगला है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। पहला है डानवास बेसिन कोयला, मेसावी रेंज तांबा, मोसूल खनिज तेल और ट्रांसवाल सोना। तो मोसावी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी जो हो जाएगा वो आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। 65 नंबर देखिए, किस शैवाल का उपयोग लकड़ी बनाने में होता है। तो एलिजन शैवाल का प्रयोग जो है वो कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, एलिजन शैवाल का, याद रखिएगा, एलिजन शैवाल का उपयोग हम लोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में करते हैं। 66 नंबर देखिए, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है। तो हाइपोकैलेमिया जो है वो पोटेशियम की कमी से होने वाला है, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी से। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है। तो पॉलीथीन की अगर हम बात करें दोस्तों तो C2H4 से पॉलीमराइज करके पॉलीथीन का निर्माण करता है और यह एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है। दैट मीन्स कि आपका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिए, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से उसी प्रकार जेरोटोलॉजी संबंधित है किससे। तो इक्थियोलॉजी का संबंध मछली अध्ययन से है, उसी प्रकार जेरोटोलॉजी का संबंध वृद्धावस्था के अध्ययन से है, वृद्धावस्था के अध्ययन से है। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें दोस्तों तो हिस्टोलॉजी जो है ये उत्तक का अध्ययन हो जाएगा और अशोधियों का अध्ययन हो जाता है। अशोधियों का अध्ययन हम लोग करते हैं फार्माकोलॉजी में। और सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वो एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। और पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। 69 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सामान्य लवण की अगर हम बात करें तो सामान्य लवण हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्षारीय लवण की बात करें
तो क्षारीय लवण आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण फिटकिरी हो जाएगा। तो मैचिंग आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी। 70 नंबर देखिए, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो पराबैंगनी विकिरण को उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्ग में विभाजित किया गया है, यूवी, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, यानी कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए जो होता है ये 320 से 400 nm तक होती है और अल्ट्रावायलेट बी जो होता है ये 280 से 320 nm तक तरंगदैर्घ्य इसका रेंज होता है और अल्ट्रावायलेट सी का जो रेंज होता है वो 100 से लेकर 280 nm होता है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻7 m। 71 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ तरंग है और दूसरी तरफ आवृत्ति दिया हुआ है, तो इसे आपको मिलाना है। देखिए गामा किरण का जो रेंज होता है वो 775 इक्वाहर्ट्ज होता है, 715 इक्वाहर्ट्ज होता है। हॉट एक्स किरणें का होता है 100 पीटाहर्ट्ज। उसके बाद सॉफ्ट एक्स किरणें का क्या हो जाएगा, तो 70 पीटाहर्ट्ज हो जाएगा, 70 हो जाए 30 हो जाएगा। सॉफ्ट एक्स किरणें का क्या हो जाएगा, 30 पीटाहर्ट्ज और पराबैंगनी का 750 हो जाएगा। तो ये आपका मैचिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मैचिंग इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो एक करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बड़ा बल्ब जुड़ा है, धारा 0.05 एंगस्टन है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 110 वाट। अगर किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं और इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति जो होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है और P बराबर फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। तो इस जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो 100 वाट आंसर इसका आएगा, 110 वाट आंसर इसका आ जाएगा। 73 नंबर देखिए, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो उद्योगों में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक तीनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 74 देखिए, समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित की गई, यदि n बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है तो इस बूंद का विभव होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, n²/3v। 74 इसका आंसर हाँ सही है, 74 का हो गया। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब अगर सही सुमेलित की बात करें तो इसमें दिया है कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। अब देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, सब्जियों की खेती इसमें जो हो जाएगा वो हॉर्टिकल्चर के बागवानी से संबंधित है, बागवानी से संबंधित। और फलों का पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि को ओलियो कल्चर कहते हैं, अभी पीछे ही पूछे थे हम, ओलियो कल्चर कहलाता है, ओली कल्चर हो जाएगा सब्जी का अध्ययन, ठीक है। बाकी आपका सभी सही है। अब दोस्तों आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन हम पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन करके इसे पीडीएफ से देख लीजिएगा। 76 का आंसर सी हो जाएगा, 77 का आंसर सी हो जाएगा, 78 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 79 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, 80 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा एंड 81 नंबर प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा, 81 का ए हो जाएगा। 82 का देख लीजिए प्रश्न इधर मिल जाएगा आंसर, 82 का आपका हो जाएगा सी, 83 का हो जाएगा ए, 84 का बी हो जाएगा, 85 का बी और 86 का आपका हो जाएगा, 86 का हो जाएगा बी, 87 का हो जाएगा बी, 88 का हो जाएगा बी और 89 देखते हैं दोस्तों, 89 और 19 नंबर, 89 का डी हो जाएगा और 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 91 का आंसर हो जाएगा डी, 92 का आपका हो जाएगा, 92 का ए हो जाएगा, 93 का ए हो जाएगा, 94 ए, 95 ए, 96 देख लीजिए, 96 का आपका हो जाएगा ए, 97 का बी,
98 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 99 का भी ए हो जाएगा और 100 का भी ए हो जाएगा। अब हम यहाँ से 101 से आपका रीजनिंग है, 50 रीजनिंग होगा, इसे भी देख लेते हैं। 101 नंबर प्रश्न इधर है, इसका आंसर इधर से मिल जाएगा। तो देख लीजिए, इसका आंसर 101 का हो जाएगा डी। 2 का बी। 3 का आंसर हो जाएगा डी। 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 6 स्टेटमेंट, यहाँ से 106 से 108 तक प्रश्न आपको इस स्टेटमेंट से बनेगा। दैट मीन्स कि 106 का आंसर ए हो जाएगा। और 107 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी। 108 का सी। और 109 का हो जाएगा भी सी। 109 का भी सी हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न जो है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। और 112 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न इधर दिया हुआ है और 113 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 114 का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी। 115 का डी हो जाएगा, इधर इसमें आपको मिलाना होगा। डी यहाँ दिया हुआ है, बहुत लंबा सा प्रश्न है, डी हो जाएगा। और 116 देखिए, 116 का बी हो जाएगा। और 117 का भी बी हो जाएगा। 118 का आपका डी हो जाएगा। 119 का क्या हो जाएगा डी। 120 नंबर, 120 का क्या हो जाएगा, देखिए 120 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर बी हो जाएगा। 123 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। 124 नंबर प्रश्न का आंसर सी। एंड 125 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 125 का सी। 126 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सॉरी 125 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 125 का यहाँ हम छूट गया, डी हो जाएगा। और 126 नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिए डी। 127 का बी हो जाएगा। 128 से 130 तक स्टेटमेंट बनेगा यहाँ प्रश्न, तो 128 का सी हो जाएगा। 129 का ए हो जाएगा और 130 का सी हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए। 132 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 133 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका ए। 134 का हो जाएगा दोस्तों, 134 का बी। 135 का हो जाएगा बी, इधर है, 135 का बी हो जाएगा। 136 का आपका हो जाएगा डी। और 137 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ए। यहाँ ए है, कार्यवाही ए कार्यवाही बी दोनों। उसके बाद 138 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, 138 नंबर, देखिए क्वेश्चन हम छोटा करेंगे तभी आप लोग देख पाइएगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 138 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, सी। और 139 नंबर प्रश्न जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और 140 नंबर प्रश्न का भी डी हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न जो दिया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 141 का सी। और 142 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। 143 नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी। 143 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 144 का हो जाएगा ए। 145 थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और ज़्यादा, तो 145 का आपका ए हो जाएगा। और 146 देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। 147 का आंसर यहाँ से, सॉरी 146 नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिए, 146 का ए हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। और 148 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। और 149 का सी हो जाएगा। और 150 का बी हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका 150 था जो समाप्त हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, स्टडी आवर लाइफ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है,
जिन लोगों को लिंक से नहीं खुल रहा होगा डायरेक्ट सर्च करेंगे स्टडी आवर लाइफ, मिल जाएगा विदाउट स्पेस डाले हुए। और अब हम बता दें कि देखिए वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट अगर हम आंसर आपको बता देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट हम आपको बता देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा और याद रहेगा, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाइएगा। तो मेरा बस यही एक मोटिव है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे, वीडियो कम टाइम में बनाएं, तो वो बहुत सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है जो डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है। तो मुझे ये सही नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।